साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं TGT, PGT, टेट, सुपर टेट और अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की, क्योंकि इस वर्ष बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। उन सभी वैकेंसीज में, सभी भर्तियों में हिंदी और संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संधि, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कम से कम 2 या 3 नंबर इस पार्ट से, इस भाग से जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। साथियों, शुरुआत करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि संधि कहते किसे हैं। देखिए, बहुत से वीडियो आप लोग देखते हैं, बहुत से वीडियो देख रहे हैं, बहुत सी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि आज की क्लास संधि के विषय में आपने देख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी दूसरी क्लास, कोई भी दूसरी बुक उठाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो, हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगे, यदि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक भेजिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी है और हमने किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया है। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं संधि से कि संधि का जो भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैसा है और किस प्रकार से हम संधि पढ़ सकते हैं। देखिए, जो भाग है हमारा वो है संधि। कौन सा भाग है? संधि। और संधि का सीधे से मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। देखिए, विज्ञान में भी आप लोगों ने संधि पढ़ा, गृह विज्ञान में भी संधि पढ़ा, और सब जगह पर सिर्फ एक ही मतलब निकल के आता है, जोड़। तो आज जो हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं संधि, इस संधि के विषय में हमको ऐसे पढ़ना है कि एक एक पॉइंट, एक एक संधि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, अगर परिभाषा की बात करें, यदि आपको नोट करने की आवश्यकता हो तो आप नोट भी बना सकते हैं, नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं हम। संधि किसे कहते हैं? संधि का सीधे से मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। अब अगर बात आए कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं तो उन दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है। देखिए, जब कोई दो वर्ण अलग अलग है, कोई दो शब्द अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अलग अर्थ होंगे, और जब उनको एक में मिला दिया जाएगा तो उनका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, और जब अर्थ परिवर्तित हो जाएगा तो निश्चित रूप से विकार ही उत्पन्न होगा। जैसे यहां पर देखते हैं, जैसे लिखा है विद्या, फिर क्या लिखा है? विद्या। देखिए, विद्या पूरा एक शब्द अलग है, ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा शब्द लिखा है आलय। दूसरा शब्द क्या लिखा है? आलय। अब आलय और विद्या, इन दोनों को अगर हम क्या करें? जोड़ दें। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक नया शब्द उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम पढ़ सकते हैं विद्यालय।
जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं, विद्यालय। तो ये संक्षिप्तीकरण करने की जो प्रक्रिया है, जो जोड़ने की प्रक्रिया है, यही संधि कहलाती है। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि संधि कैसा शब्द है, तो यह संस्कृत का शब्द है। संधि कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो संधि जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? संधि जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब आप लोगों ने देखा कि दो वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर संधि के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की संधियां होती हैं। उन संधियों के विषय में हमको पढ़ना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसके अलावा किसी दूसरे वीडियो को पढ़ने की आवश्यकता, किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद साथियों, संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। नंबर 1 है स्वर संधि। नंबर 1 क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, और इस स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। इस स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर जो आता है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। से क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। और इस व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हल संधि। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं जो अगला पार्ट आता है वो आता है विसर्ग संधि। वो क्या आता है? वो आता है विसर्ग संधि। से क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो संधि के भेद हैं वो 3 भेद हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतना यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें एक एक संधि के विषय में पढ़ना है। देखिए, इन तीनों को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हम स्वर संधि विधिवत नहीं पढ़ लेंगे तब तक व्यंजन संधि की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और जब व्यंजन संधि का पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे विसर्ग संधि पे। तो क्योंकि एक एक संधि के अंतर्गत बहुत से भाग हैं, बहुत से भेद हैं, बहुत से प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को हमें विधिवत पढ़ना है, विधिवत जान लेना है, ताकि फिर हमें कभी भी किसी भी परीक्षा में संधि के विषय में कोई भी तैयारी करना ना रहे। इस प्रकार से हमको पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और संधि का नहीं बल्कि जितना भी व्याकरण है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि बहुत अच्छा, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और व्याकरण का एक एक पार्ट, वो चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे कारक हो, शब्द रूप, धातु रूप, संज्ञा, सर्वनाम, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने मेरी क्लास ज्वाइन कर ली, देख लिया, तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि जो स्वर संधि है इसको हम अच संधि भी कहते हैं, और अच संधि और हल संधि क्यों कहते हैं, ये बात संस्कृत व्याकरण में जब महेश्वर सूत्र आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आप विधिवत समझ जाएंगे कि ये अच क्या है
और हल क्या है। क्योंकि जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में महेश्वर सूत्रों का नाम सुना होगा। इस प्रकार से 14 महेश्वर सूत्र हैं और उन 14 महेश्वर सूत्रों को जब पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के अच्छ समझ जाएंगे कि ये क्या है और हल समझ जाएंगे क्या है। तो साथियों देखते हैं स्वर संधि के विषय में कि आखिर स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के भेद, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। क्योंकि अभी तक देखा संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि को हमें देखना है कि हम किसे कहेंगे ये स्वर संधि है। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, सबको पता है कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उस हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं और कुछ विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जो स्वर हैं उन स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बहुत आराम से देख लीजिए परिभाषा। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर स्वर संधि कैसे होती है, किन शब्दों में है, किन वर्णों में है, तो अभी हमने जैसे लिखा था, जैसे लिखा है विद्यार्थी, जैसे क्या लिखा है विद्यार्थी। अब अगर इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तभी हमें यह पता चलेगा कि इसमें स्वर है या व्यंजन है। दोनों स्वर है, दोनों व्यंजन है। कैसे पता चलेगा, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या धन अर्थी। क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी। अब एक बात और सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उस व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि स्वर छिपा रहता है। सब लोगों ने 12 खड़ी पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा 12 खड़ी, और इस 12 खड़ी में क्या है, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकाए, कोकाओ, कंका, ये जो पढ़ा है तो ये 12 खड़ी यही हमें सभी मात्राओं को दर्शाती हैं। और यहीं से जब हम कहते हैं का, तो उच्चारण किसका होता है, आ का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, आ का। और जब कहते हैं का तो बड़ा आ का उच्चारण होता है। सबको पता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। अब हम जब यहां पर कहते हैं विद्या, यहां पर क्या कहते हैं विद्या, तो यहां पर विद्या में बड़ा आ का उच्चारण हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है, बड़ा आ का उच्चारण हो रहा है। और यहां पर जो ये वाला आ है ये पहले से ही विद्यमान है। तो अब यहां पर पहले से ही छोटा आ लिखा हुआ है, और यहां जब हम बोले विद्या तो यहां पर बड़ा आ हो गया। अब बड़ा आ और छोटा आ मिल करके क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। इस प्रकार से स्वर
और स्वर, इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब यही है स्वर संधि। अगर यहाँ पर जैसे छोटा आ लिखा था, यहाँ पर अभी कोई व्यंजन होता या यहाँ पर स्वर होता, यहाँ पर कोई व्यंजन होता, तो फिर वो व्यंजन संधि होती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्वर संधि है। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संधियां आती हैं। देखिए, एक ऐसे चाहें तो फिगर बना सकते हैं, ऐसे फिगर बना सकते हैं, और ये जो फिगर है ये हमारी सभी संधियों को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वर संधि, और ये स्वर संधि में सबसे पहली जो संधि आती है वो आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद दूसरा नंबर आता है गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर इसके बाद आता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और फिर इसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, और आता है अयादि स्वर संधि। और अगर हम बात करें तो इन संधियों से इतर भी दो संधियां जिनको हम पढ़ते हैं, एक है पूर्व रूप और दूसरी है पर रूप। ये इतनी संधियां स्वर संधियों के अंतर्गत आती हैं। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाते चले जाइएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ताकि इनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही बार में समझते चले जाएं इस स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधियां आती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि और अयात स्वर संधि। ठीक है, तो ये इतनी संधियां हो गई, और इन संधियों को बहुत विधिवत याद करना है, क्योंकि हमको एक एक संधि के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। अब इन सभी संधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है दीर्घ स्वर संधि का, और दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे, इसके बाद इनको हम बारी बारी से एक एक संधि पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है दीर्घ स्वर संधि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए, अगर हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में दीर्घ स्वर संधि का एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं अकाह सवर्णे, अकाह सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र लागू होता है संस्कृत के अंतर्गत। जब हम संधि पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में जब संधि पढ़ते हैं, तब यह सूत्र लागू होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की संधियां, तो हिंदी भाषा में यह सूत्र यहां पर लिखना नहीं है। अब हमको दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा नोट कर लेना है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा नोट कर लेना है। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा नोट करना है। परिभाषा नोट करिए। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण मतलब समान। दीर्घ, दो
सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दो दीर्घ स्वर वर्णों के मिलने से, दो समान स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए दीर्घ में क्या होता है, जब हम कोई संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें दीर्घ या ह्रस्व, देखिए गुरु या लघु, दीर्घ या ह्रस्व, दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व मतलब होता है छोटा, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ में जो उदाहरण दिए गए हैं उन सभी उदाहरणों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है, ये इतना मिटा दे रहे हैं, उसके बाद नोट करिए। यहां पर लिखा है अन्ना भाव, क्या लिखा है? अन्ना भाव। ठीक है, और फिर यहां पर लिखा है धर्मात्मा, फिर क्या लिखा है? धर्मात्मा। ठीक है, अन्ना भाव, धर्मात्मा, भोजनालय, भोजनालय, गिरीशः, ग्रीस, मुनीन्द्र, अन्नाभाव, धर्मात्मा, भोजनालय, गिरीश, मुनीन्द्र, भानुदय, भानुदय, श्रीश, भानुदय, श्रीश, पितृण, पितृण। अब ये जितने भी शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों को हमें बारी बारी से देखना है और ये भी देखना है कि इनमें किस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है अन्ना भाव, तो इसको हम जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अन्न धन अभाव। किसका अभाव हो जाएगा? अन्न का। अन्न धन अभाव। अब यहाँ पर देखिए हम अन्न कहते हैं और यहाँ पर आ लिखा है, तो हम क्या करेंगे? छोटा आ धन छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, अन्ना भाव आ धन आ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार से धर्मात्मा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा बराबर क्या होगा? धर्मात्मा। तो यहाँ पर छोटा आ धन बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा, धर्मात्मा। ठीक है, भोजनालय अगर इसकी बात करें हम तो क्या हो जाएगा? भोजन धन आलय, अर्थात भोजन का घर। ठीक है, तो यहाँ पर ना है तो हो जाएगा आ धन बड़ा बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, भोजनालय, भोजन धन आलय। बहुत ध्यान से देखना है, आज के बाद आपको संस्कृत और हिंदी में संधि का वीडियो, संधि की क्लास लेने देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते रहिए। तो भोजनालय, भोजन धन आलय, फिर हो गया गिरीशा। अगर हम बात करें
गिरी धन ईश, गिरीश बराबर गिरी धन ईश। अब यहां पर देखते हैं और यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो गया, बड़ी। ठीक है, छोटी ई धन बड़ी बराबर बड़ी। इसी प्रकार से देखते हैं मुनीन्द्र, क्या लिखा है, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। अब यहां पर छोटी ई धन छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भानुदय हो जाएगा भानु धन उदय। अब यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, क्या हो जाएगा, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब कैसे बड़ा ऊ हो गया, अभी बताया गया था परिभाषा में कि दो स्वर वर्णों के, समान स्वर वर्णों के मिलने से स्वर संधि होती है। ठीक है, वो चाहे छोटा आ बड़ा आ हो, छोटी ई बड़ी ई हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, ऋढ़ या फिर बड़ा ऋढ़ हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जैसे लिखा है श्रीश। श्रीश की अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, श्री धन ईश, श्री धन ईश। यहां पर भी बड़ी ई है और यहां पर भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं आगे पितृणम। अब यहां पर अगर हम बात करें पितृ धन ऋण, जैसे लिखा है पितृ धन ऋण, तो पितृ धन ऋण में यहां पर भी जो है हो जाएगा ऋण, यहां पर हो जाएगा ऋण धन ऋण बराबर। देखिए यहां पर ऋण की मात्रा है और यहां पर ऋण लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऋण हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये इतना जो है पार्ट आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि जो व्याकरण का एक अभिन्न अंग है, आप लोगों ने देखा। स्वर संधि को हम लोगों ने देख लिया और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, अगली ऊर्जा के साथ हम सब लोग फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।